स्टूडेंट, आप लोगों को वॉइस और वीडियो क्लियर है क्या? बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। वॉइस और वीडियो दोनों क्लियर है? यस, ओके। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे हम लोग। इसके अंदर हम लोगों ने कुछ लोकस थे, डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड, वो देखे थे, और उसके बाद आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था वो देखे। अभी पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन in different forms. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन डिफरेंट फॉर्म के अंदर। फर्स्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन with the help of कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देखिए ये एक पॉइंट है, पॉइंट ए, एक पॉइंट है पॉइंट ए, ये पॉइंट ए जिसको रिप्रेजेंट करा है Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर, एक पॉइंट बी जिसको रिप्रेजेंट करा है Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर, और एक पॉइंट Z T जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है Z कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब Z1 का मतलब x1 प्लस आयोटा y1, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1 होंगे। कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करो तो Z2 का मतलब x2 प्लस आयोटा y2, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2, y2 को आर्गन प्लेन के अंदर, और z इक्वल टू x प्लस आयोटा y है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y। अब देखिए लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला ये होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1। ये लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने लिखा z इक्वल टू x प्लस आयोटा y और z बार ये हुआ x माइनस आयोटा y, और दोनों को प्लस करता हूँ z प्लस z बार, ये हो जाएगा x प्लस x 2x। तो यहाँ से आपको x मिल जाएगा z प्लस z बार बाई 2। अब इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, इसमें से इसको x और x कैंसिल हो जाएगा, आयोटा y माइनस ऑफ माइनस आयोटा y, तो 2 टाइम्स आयोटा y इक्वल टू हो जाएगा z माइनस z बार, और यहाँ से आपको y मिल जाएगा z माइनस z बार अपॉन 2 आयोटा। ये x और y फाइंड कर लिया हमने z और z बार की फॉर्म में। इसको देखते हुए आप ये फाइंड कर सकते हो कि x1 क्या होगा और y1 क्या होगा। तो यहाँ से अगर मैं x1 फाइंड करने जाऊँ तो x1 मुझे मिलेगा, इसको देखते हुए देखिए यही कर लेते हैं। x1 क्या होगा, x1 इक्वल टू z1 प्लस z1 बार बाई 2। x2 क्या होगा, z2 प्लस z2 बार बाई 2। y1 क्या होगा, ये y है तो y1 क्या होगा, z1 माइनस z1 बार बाई 2 आयोटा, और y2 क्या होगा, z1 माइनस z2 माइनस z2 बार बाई 2 आयोटा। अब ये सारी वैल्यूज के अंदर पुट करो इसमें, ठीक है। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ ये सारी वैल्यू। y माइनस y1, y है आपके पास z माइनस z बार बाई 2 आयोटा, ये y आ गया, माइनस ऑफ y1 y1 ये रहा, z1 माइनस z1 बार बाई 2 आयोटा। ठीक है, ये है आपका y माइनस y1। अब ये x माइनस x1 को इससे डिवाइड करूंगा, x माइनस x1 को डिवाइड करूंगा, फिर y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 फाइंड करूंगा। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं।
वीडियो लैग हो रहा है? नहीं हो, ये है। चलिए ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट देखिए, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, तो मैं क्या लिखता हूँ उसको, देखिए ये क्या लिखा जा सकता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ऐसे लिखा जा सकता है। अब y माइनस वाई वन, y है आपके पास ये रहा, z माइनस जेड बार, z माइनस जेड बार बाई टू आयोटा माइनस y1 का मतलब z1 माइनस z1 बार बाई टू आयोटा, कौन में क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, y2 का मतलब z2 माइनस z2 बार कौन टू आयोटा और माइनस z1 माइनस z1 बार बाई टू आयोटा इक्वल टू x माइनस x1, x क्या है z प्लस z बार, z प्लस z बार और माइनस x1 माइनस x1 आ जाएगा आपका z1 प्लस z1 बार, z1 माइनस z1 बार बाई टू और x2 माइनस, तो x2 हो जाएगा z2 प्लस z2 बार माइनस z1 बार बाई टू। ठीक है, ये टू आयोटा कैंसिल हो जाएगा, ये सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे और आपको क्या मिलेगा, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये टर्म मिलेगी z माइनस z1 कौन z बार माइनस z1 बार इक्वल टू z2 माइनस z1 अपॉन z2 बार माइनस z1, ये टर्म मिलेगी इसको सॉल्व करें। ठीक है, ये तो था आपका कौन सा, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इसको सॉल्व करेंगे। इसको आप डिटरमिनेंट की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। डिटरमिनेंट की फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को z बार 1, z1 बार 1, z2 बार 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट से पास होगी, z1 और z2 से। ये पॉइंट है एक z1, दूसरा z2 और ये z2। इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में, डिटरमिनेंट की फॉर्म में ऐसे लिखी जा सकती है। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, अगर 3 पॉइंट, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। जैसे मान लो एक पॉइंट है ये A, जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है Z1, B को रिप्रेजेंट कर रहा है Z2 और एक पॉइंट है C Z। तो हम क्या करें, ए बी से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, वो ये होगी और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये थर्ड पॉइंट, क्योंकि वो उसी लाइन में। तो क्या बनेगा, Z1 बार 1, Z2 बार 1, Z3 बार 1। ये है कंडीशन है फॉर 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर, कंडीशन ऑफ 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर। बोलो मीट, क्या डाउट है बेटा आपको? मीट आपको क्या डाउट? जेड वाला वेरिएबल पॉइंट है बेटा, Z1 Z2 फिक्स पॉइंट है। हाँ, स्क्रीनशॉट हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से।
नेक्स्ट है रोटेशन फॉर्मूला से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद द हेल्प ऑफ रोटेशन फॉर्मूला। देखिए equation of straight line with the help of rotation formula, या फिर इसको आर्ग्यूमेंट से भी कर सकते हैं। देखिए ये आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। एक पॉइंट है ए, इसको रिप्रेजेंट करता है Z1, एक पॉइंट है बी, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है Z2, और एक पॉइंट है P जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है Z। तो अब देखिए ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में, तो बोल सकता हूँ कि स्लोप ऑफ AB या आर्गुमेंट ऑफ AB इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ AB। AB का आर्गुमेंट और AB का आर्गुमेंट इक्वल ही होगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1। आर्गुमेंट का मतलब होता है कि ये जो दोनों पॉइंट है इसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो रियल एक्सिस के साथ जो भी एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो उसका आर्गुमेंट है। ये मैं कल बता चुका हूँ कंसेप्ट को अच्छे से। तो आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 इसका मतलब ये AP लाइन का आर्गुमेंट मतलब ये थीटा, और आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 मतलब AB लाइन का आर्गुमेंट ये एंगल थीटा। ये दोनों का एंगल थीटा ही रहेगा, दोनों का सेम रहेगा, दोनों रियल एक्सिस के साथ एक ऐसे एंगल बनाएंगे क्योंकि तीनों पॉइंट कैसे कोलिनियर। अब यहाँ से मैं इसको लिखता हूँ आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 इक्वल टू 0। अब आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी से अगर सब्ट्रैक्शन हो रहा हो तो डिवीजन करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन हुआ होगा तभी तो ये सब्ट्रैक्शन में आया आर्गुमेंट। तो ये हो जाएगा आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी से आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इक्वल टू 0। ये मैं आपको कल बता चुका था कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू होता है आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2, और आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 ये होता है आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, ये होता है। तो इस कंसेप्ट को यूज किया तो ये मिला आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z2। अब देखिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आर्गुमेंट 0 है इसका मतलब क्या है? आर्गुमेंट 0 इसका मतलब क्या है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है? प्योरली रियल है। ये मैंने बताया था आपको कि ये देखिए अगर यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है रियल एक्सिस पे कहीं पर तो उसका आर्गुमेंट पॉजिटिव है तो 0 और नेगेटिव है तो पाई होता है। ये 0 दे दिया आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 0, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है? प्योर रियल है। रियल कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा होता है Z इक्वल टू A, उसका कॉन्जुगेट करूंगा तो वो भी A ही मिलेगा क्योंकि इसमें आयोटा वाली टर्म कैसी है? 0 आयोटा, और इसका माइनस 0 आयोटा करो तो भी कोई फर्क नहीं है। तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल हो तो उसका कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट दोनों इक्वल होते हैं। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? Z माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इसके कॉन्जुगेट के इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा Z माइनस Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन Z2 माइनस Z1 का कॉन्जुगेट। अब ये टर्म को उधर शिफ्ट करता हूँ, ये टर्म को इधर, तो Z माइनस Z1 अपॉन Z बार माइनस Z1 बार इक्वल टू Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट। ये आ गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू Z1 एंड Z2। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, इसके अंदर ये क्या होता है? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये स्लोप होता है। आप लोगों ने ये इक्वेशन तो देखी है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये तो 2D के अंदर देखी होगी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ये वैसी तो है बिल्कुल वैसी है, और ये स्लोप होता है। अगर मैं इस टर्म को यहाँ लिख देता हूँ ये बन जाएगा Z माइनस Z1 अपॉन Z बार माइनस Z1 बार
इक्वल टू Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 बार माइनस Z1। या फिर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद द हेल्प ऑफ रोटेशन फॉर्मूला या फिर विद द हेल्प ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट लिखिए। स्क्रीनशॉट डन। यस ओके डन हो गया। अब देखिए if two lines are parallel हो तो क्या कंडीशन? पैरेलल और परपेंडिकुलर की कंडीशन। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर है प्योरली रियल तो z और उसका कॉन्जुगेट दोनों इक्वल होता है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली इमेजिनरी है तो z और कॉन्जुगेट का नेगेटिव ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखिए दो लाइन है, एक लाइन है ये a z1 दूसरा b z और एक लाइन है ये c z3 और ये d z4। ठीक है, तो ये AB लाइन का आर्गुमेंट ऑफ AB दोनों पैरेलल है तो दोनों का आर्गुमेंट होता है रियल एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना है। दोनों पैरेलल है तो दोनों एक ही एंगल बनाएंगे। जैसे मान लो ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस, एक लाइन ये एंगल थीटा बनाएगी, इसके जस्ट पैरेलल लाइन है वो भी थीटा बनाएगी तो दोनों का आर्गुमेंट सेम। अब इसका आर्गुमेंट फर्स्ट वाले का आर्गुमेंट होगा आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 और सेकंड वाले का आर्गुमेंट ऑफ Z4 माइनस Z3, ये दोनों इक्वल होंगे तो इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ उधर। ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z4 माइनस Z3 इक्वल टू 0। अब आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी से डिवीजन में चला जाएगा तो आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 बाय Z4 माइनस Z3 इक्वल टू 0। और फिर आर्गुमेंट 0 आ गया तो कैसा है प्योरली रियल है, 3 बन जाएगा Z2 माइनस Z1 अपॉन Z4 माइनस Z3 इक्वल टू Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z4 कॉन्जुगेट माइनस Z3 कॉन्जुगेट। अब ये टर्म इधर भेजता हूँ और ये टर्म इधर भेजता हूँ तो Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 बार माइनस Z1 बार इक्वल टू Z4 माइनस Z3 अपॉन Z4 बार माइनस Z3 बार। अब ध्यान से देखिए तो इस लाइन का ये स्लोप है और ये इस लाइन का स्लोप है। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या होता है इक्वल। फर्स्ट क्या है स्लोप ऑफ लाइन इक्वल या स्लोप ऑफ लाइन AB। W2 क्या है स्लोप ऑफ लाइन CD। अब बात करते हैं कि दो लाइन पैरेलल है तो फर्स्ट केस तो दोनों लाइन पैरेलल, सेकंड केस दोनों लाइन परपेंडिकुलर। तो ये ना एक लाइन A B दूसरी लाइन C और D, ये Z3 Z4 ये Z1 और ये Z। अब क्या होगा दोनों के आर्गुमेंट का डिफरेंस कितना होगा 90 डिग्री होगा प्लस माइनस 90। मतलब मैं यूँ कहूँ ये जो लाइन और ये लाइन इनके बीच में एंगल कितना π/2 तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं आर्गुमेंट ऑफ Z4 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z1 इक्वल टू प्लस माइनस π/2। ये होगा, ध्यान देना। कल मैंने बताया था आपको आर्गुमेंट इस तरह से दो लाइन इनके बीच का एंगल थीटा, आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 अपॉन Z4 माइनस Z3 इक्वल टू थीटा, ये बता चुका था आपको। ठीक है, तो यही काम में आया। देखिए आर्गुमेंट ऑफ Z4 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z इक्वल टू प्लस माइनस π/2। प्लस माइनस π/2 का मतलब है कि वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो या तो इधर होगा या फिर इधर होगा, मतलब इमेजिनरी एक्सिस पे होगा। तो ये प्योरली इमेजिनरी है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी।
जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होता है तो क्या रिलेशन होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट, उन दोनों का सम 0 होता है। तो z प्लस z बार इक्वल टू 0 ये होता है। तो अब देखिए इसको मैं क्या लिखता हूँ, ये आ जाएगा z4 माइनस z3 कॉन z2 माइनस z1 प्लस z4 बार माइनस z3 बार कॉन z2 बार माइनस z1 बार इक्वल टू 0। ये टर्म को उधर शिफ्ट किया, इसको इसके नीचे ले आए तो z4 माइनस z3 कॉन z4 माइनस z3 ये बार आ गया और प्लस z2 माइनस z1 अपॉन z2 बार माइनस z1 बार इक्वल टू 0। अब ये क्या है, स्लोप फर्स्ट लाइन का और ये है स्लोप सेकंड लाइन का। दोनों का स्लोप का सम 0 है तो दोनों लाइंस कैसी होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो फर्स्ट केस में W1 स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। सेकंड केस में अगर परपेंडिकुलर तो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन प्लस स्लोप ऑफ सेकंड लाइन इक्वल टू 0। क्या ये दो लाइन पैरेलल और परपेंडिकुलर समझ में आया? पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन क्लियर है? डन। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट लास्ट है जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन। डन। नंबर 3 है, देखिए एक तो था आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला, एक था रोटेशन फार्मूला वाला, एक है जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? वो सबसे पहले लाइन की इक्वेशन ये होती है z माइनस z1 अपॉन z बार माइनस z1 बार इक्वल टू z2 माइनस z1 अपॉन z2 बार माइनस z1। ये मुझे कैसे याद है? आपको पता है लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, ये रहा z मतलब y, ये y1, z बार मतलब x, x माइनस x1, ये y2 माइनस y1 तो z2 माइनस z1, x2 माइनस x1 तो z2 बार माइनस z1। z मतलब ये बताता है y को और z बार ये बताता है x। तो z1 किसको बताएगा? y1 को, z1 बार किसको बताएगा? x1 को, z2 किसको? y2 को, z1 y2 को, z2 बार x2 को और z1 बार x1 को, इसको रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, ये बनेगा z माइनस z1 इंटू z2 बार माइनस z1 बार इक्वल टू, ये इधर आ गया z बार माइनस z1 बार इंटू z2 माइनस z1। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा z2 बार z2 बार, फिर ये माइनस ऑफ z1 बार, फिर ये मल्टीप्लाई हुआ माइनस z1 z2 बार, फिर माइनस माइनस प्लस z1 बार इक्वल टू z बार z2, फिर माइनस z बार z1, फिर माइनस z1 बार z2, माइनस माइनस प्लस z1 बार, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? जनरल इक्वेशन फाइंड करने के। आपको पता है लाइन की जनरल इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये तो आपको पता ही होगा। उसी फॉर्म में इसको ला रहे हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो क्या बनेगा? ये देखिए z, ये तो बन गया आपका z1 बार कैंसिल हो गया। इन दोनों में से z कॉमन, तो z2 बार माइनस z1 बार। अब ये वाली टर्म है z बार वाली, z बार z2 माइनस z बार z1, ये टर्म को उधर शिफ्ट किया तो ये हो गया प्लस z बार z1 माइनस z2। फिर अब यहाँ पे कौन सी टर्म बची? ये वाली माइनस ऑफ z1 z2 बार
और ये प्लस हो जाएगी प्लस Z1 बार Z2 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। ये देखिए यहाँ पे Z2 बार माइनस Z1 है, यहाँ पे Z1 माइनस Z2। तो दोनों को एक जैसा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन को। ये बन जाएगा आयोटा Z2 बार माइनस Z1 बार प्लस ये हो जाएगा आयोटा Z बार Z1 माइनस Z2 माइनस Z1 Z2 बार माइनस Z1 बार Z2 और ये आयोटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये वाली जो टर्म है इसको हम लोग कुछ और नाम दे देते हैं, आयोटा Z1 माइनस Z2, इसको हमने नाम दे दिया A, स्मॉल a। अब इसका कॉन्जुगेट, अगर आपसे पूछूं इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो आप लिखोगे आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा, Z1 का Z1 बार माइनस Z2 का Z2 बार आया। अब ये माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा आयोटा Z2 बार माइनस Z1 बार इक्वल टू A बार। ठीक है, अब देखिए ये जो टर्म है आयोटा इंटू Z1 माइनस Z2, आयोटा इंटू Z1 माइनस Z2 वो A है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लस AZ बार। और ये जो टर्म है आयोटा Z2 बार माइनस Z1, आयोटा Z2 बार माइनस Z1 बार वो A बार है, तो ये हमने लिखा A बार Z प्लस ये वाली टर्म है माइनस ऑफ आयोटा Z1 Z2 बार माइनस Z1 बार Z2, इसको हमने नया नाम दे दिया B, तो ये हो गया प्लस B इक्वल टू 0। तब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो स्ट्रेट लाइन है उसकी जनरल इक्वेशन हो गई A बार Z प्लस AZ बार प्लस B इक्वल टू 0। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कॉम्प्लेक्स। ध्यान देना Z के साथ A बार आएगा और Z बार के साथ A आएगा और प्लस B इक्वल टू 0। ये पूरे डेरिवेशन के अंदर आप में से किसी को अगर कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। आप में से किसी को डाउट है इस पूरे डेरिवेशन के अंदर, किसी को डाउट है क्या? राइट साइड में है वो रिपीट करना है। ओके, फॉरम एक बार चेक करो, बाकी लोगों को नहीं है। देखिए आयोटा ऑफ Z1 माइनस Z2 को हमने A लेट किया, अब इसका कॉन्जुगेट फाइंड किया, तो आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस ऑफ आयोटा, Z1 का कॉन्जुगेट Z1 बार, Z2 का कॉन्जुगेट Z2 बार। ये जो माइनस है इसको मल्टीप्लाई किया, ये आयोटा है, ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ, तो माइनस Z2 बार था वो माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस Z2 बार बना, और प्लस का Z1 बार था वो माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस Z1 बार था, और इधर आ गया A बार। अब ये वाली टर्म हमारे पास कहाँ है, ये आयोटा Z2 बार माइनस Z1, तो इसकी जगह लिखा A बार Z। अब समझ आया देवर्ष? देवर्ष क्लियर हुआ आपका डाउट? देवर्ष ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट देखिए। ये है लाइन 1। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन 1, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन 1, ये जो फर्स्ट लाइन है ये इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, A बार Z प्लस AZ बार प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। आपको पता है कि जब भी दो लाइन्स पैरेलल हो तो उनका स्लोप है वो इक्वल रहता है, सिर्फ कांस्टेंट है वो डिफरेंट होता है। तो ये इसका स्लोप A बार Z प्लस AZ बार प्लस B, ये B है कांस्टेंट, ये डिफरेंट होता है। दूसरा परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर टू लाइन 1, इसके अंदर क्या होगा, Z बार का कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव होता है, ये बन जाएगा A बार Z माइनस ऑफ AZ बार प्लस आयोटा लैम्डा इक्वल टू, ये उस लाइन की इक्वेशन है जो इसके परपेंडिकुलर, और ये उस लाइन की इक्वेशन जो इसके पैरेलल। ये मैं पहले बता चुका हूं कि दो लाइन पैरेलल तो उनका स्लोप W1 इक्वल टू W2 होता है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो W1 प्लस W2 इक्वल टू 0 होता है। यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं इसका स्लोप। क्लियर है?
चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी को डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट नेक्स्ट वाला देखिए। परपेंडिकुलर वाला रिपीट, ओके परपेंडिकुलर वाला। चलिए आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं रिपीट करता हूँ। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मैं रिपीट करता हूँ। हो गया डन। स्क्रीनशॉट डन। देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया था कि ये लाइन दो पॉइंट से पास है, पॉइंट ए पॉइंट बी, इसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, इसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर Z2। तो इसका स्लोप बताया था आपको, स्लोप वो था Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 बार माइनस Z2 बार, ये इसका स्लोप है, ये बताया था। अब इसके अकॉर्डिंग बताइए, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ, इसको इससे डिवाइड करता हूँ तो क्या मिलेगा, a अपॉन a बार करता हूँ तो क्या मिलेगा, तो ये बन जाएगा Z1 माइनस Z2 आयोटा अपॉन माइनस ऑफ आयोटा Z1 बार माइनस Z2 बार, ये हो जाएगा a अपॉन a बार, ये हो जाएगा रिवर्स, ये आयोटा और आयोटा कैंसिल हो गया। अब ये मिला आपको Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 बार माइनस Z2 बार इक्वल टू a बाय a बार, और ये आगे माइनस रहता है, ये माइनस। अब इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या होगा, ये वाला, ये स्लोप हुआ माइनस a बाय a बार, ये स्लोप हुआ। तो अब मुझे बताइए इस लाइन का स्लोप माइनस a बाय a बार मतलब कैसे, z बार का जो कोएफिशिएंट है वो डिवाइडेड बाय z का कोएफिशिएंट है वो, और आगे नेगेटिव, ऐसे स्लोप फाइंड करेंगे हम लोग। फिर से बता दो, z बार का जो कोएफिशिएंट है वो डिवाइडेड बाय z का जो कोएफिशिएंट है वो आगे नेगेटिव। अब इसका स्लोप देखिए क्या है, z बार का कोएफिशिएंट क्या है a अपॉन z का कोएफिशिएंट a बार और आगे नेगेटिव, वही स्लोप मिला जो इसका है। तो ये दोनों लाइन कैसे हुई, पैरेलल लाइन। और इसका देखिए, इसका स्लोप z बार का कोएफिशिएंट है ये माइनस ऑफ a अपॉन z का कोएफिशिएंट a बार और उसके आगे माइनस लगा, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, तो इसका स्लोप मिलता है a बाय a बार, ये इस लाइन का स्लोप है, और इस लाइन का स्लोप है माइनस ऑफ a बाय a बार। जब इन दोनों स्लोप को प्लस करता हूँ, माइनस a बाय a बार प्लस a बाय a बार, तो ये मिलता है मुझे 0। और फिर इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन है वो परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का रिलेशन क्या होता है, W1 प्लस W2 इक्वल टू 0। तो देखिए ये W1 ये W2 0, तो ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। क्लियर है, समझ आया रिवर्स। ओके चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ ये पूछा आयोटा लैम्डा कैसे करना है, स्क्रीनशॉट हो गया डन। ओके चलिए
नेक्स्ट देखिए रोटेशन थ्योरम। मैंने आपको बोला था कि आप रोटेशन थ्योरम पढ़ के आना अच्छे से। देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए हम कंडीशन फाइंड करते हैं। रोटेशन थ्योरम का आपको क्या बताया था, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। अगर ये पॉइंट कोई पी पॉइंट है, पी जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है z1, और ये कोई पॉइंट पी क्यू जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है z2, तो आर्गुमेंट ऑफ z1 ये एंगल θ1, ये एंगल θ2, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ z2 इक्वल टू θ2 एंड आर्गुमेंट ऑफ z1 इक्वल टू θ1। तो ये बन जाएगा आर्गुमेंट ऑफ z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z1 इक्वल टू θ2 माइनस θ1। तो θ2 माइनस θ1 करोगे तो इन दोनों लाइन के बीच का एंगल आपको थीटा मिल जाएगा, ये रहेगा थीटा। अब ये आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी से आर्गुमेंट ऑफ z2 बाय z1 इक्वल टू थीटा। अब देखिए हुआ क्या, ये जो न्यूमरेटर में z2 है और डिनोमिनेटर में z1 है, मतलब आपने किया क्या है, एक लाइन को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे z2 माइनस कुछ नहीं है मतलब जीरो, z1 माइनस कुछ नहीं है इसका मतलब जीरो। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आपने z1 वाली लाइन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल से रोटेट किया, थीटा एंगल से इसको रोटेट कर दिया, थीटा एंगल से इस z1 को रोटेट करने से z2 बना, ये इसका मीनिंग होता है आर्गुमेंट ऑफ z2 बाय z1 इक्वल टू थीटा। अगर ये ओरिजिन ना होके कुछ और हो तो, जैसे मान लो ये z1 है, ये z2 है और ये z3, तो हम लिखेंगे अभी ये एंगल थीटा हो तो आर्गुमेंट ऑफ z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल टू थीटा। इसका मतलब क्या, ये z2 माइनस z1 का मतलब ये, z3 माइनस z1 का मतलब आपने ये z2 माइनस z1 वाली लाइन को थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, तो ये मिला आपको थीटा, ये इसका मीनिंग है। अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करोगे तो एंगल है वो नेगेटिव होगा। तो अगर आप इसको ऐसा लिखते हो आर्गुमेंट ऑफ z2 माइनस z1 अपॉन z3 माइनस z1, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ थीटा। ठीक है, समझ आया? अब रोटेशन थ्योरम के अंदर आपको क्या बताया था, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं लिखता हूं z1 इक्वल टू r1 e रेज़ टू आयोटा थीटा 1, z2 इक्वल टू r2 e रेज़ टू आयोटा थीटा। अब दोनों को मैं डिवाइड करता हूं तो z1 बाय z2 इक्वल टू r1 बाय r2 इनटू e रेज़ टू आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा। मतलब z1 बाय z2 इक्वल टू r1 बाय r2 e रेज़ टू आयोटा थीटा। मतलब हुआ क्या है, ये z2 को z1 के पास आप रोटेट किया z2 को थीटा एंगल से, तो वो z1 के पास चला गया, ये इसका मीनिंग। जैसे मैं इसके लिए लिखूं तो क्या लिखूंगा, क्या मिला है मुझे z3 माइनस z1, कैसे मिला, z2 माइनस z1 को रोटेट करने से z3 माइनस z1 मॉड्यूलस और z3 माइनस z2 माइनस z1 इक्वल टू e रेज़ टू आयोटा थीटा। ये था रोटेशन थ्योरम में जो हमने पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट, z3 माइनस z1, ये रोटेट होने के बाद z2 माइनस z1 को थीटा एंगल से रोटेट करोगे तो z3 माइनस z1 मिलेगा। ये था रोटेशन थ्योरम। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल देखिए। स्क्रीनशॉट हो गया। स्क्रीनशॉट डन, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अब इसी रोटेशन थ्योरम को यूज करते हैं। देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है ए बी और सी, ये एंगल z1 पर पॉइंट z1 z2 और z3, ये 3 पॉइंट।
अब इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर आपको पता है कि ये जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। अब मैं इसको ऐसा क्यों बना रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहा हूँ सबकी, ताकि थीटा है वो पॉजिटिव लिख सकूं। ये ऐसा बनेगा और ये ऐसा बनेगा, मतलब ये ऐसा। ठीक है। अब देखिए इसमें से सबसे पहले तो जो लेंथ है AB की वो किसके इक्वल होगी, BC के, और BC की CA के। AB का मतलब मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2, BC का मतलब Z2 माइनस Z3, और CA का मतलब Z3 माइनस Z। ये तीनों लेंथ है वो इक्वल। अब देखिए क्या करते हैं, मैं लिखता हूँ इसको, इसका स्क्वायर। मान लीजिए तीनों की वैल्यू किसी स्केलर क्वांटिटी के इक्वल है, तो वो क्या होगी, मैं बोलता हूँ कि तीनों ही किसी अलग एक स्केलर क्वांटिटी के इक्वल है k। तो अगर स्क्वायर करूंगा तो Z1 माइनस Z2 मॉडुलस स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर आ जाएगा, Z2 माइनस Z3 मॉडुलस स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर आ जाएगा, और Z3 माइनस Z1 मॉडुलस स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर आ जाएगा। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर का मतलब होता है मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। तो मैं लिखूंगा इसको Z1 माइनस Z2 इनटू Z1 माइनस Z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू k स्क्वायर। यहां से आपको Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट को मिल जाएगा k स्क्वायर बाय Z1 माइनस Z2। ठीक वैसे Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z3 कॉन्जुगेट मिलेगा k स्क्वायर बाय Z2 माइनस Z3। ठीक वैसे Z3 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट मिलेगा k स्क्वायर बाय Z3 माइनस Z1। जब इन तीनों को प्लस करूंगा तो देखिए क्या मिलेगा, ये मिलेगा Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z3 कॉन्जुगेट प्लस Z3 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट। इन तीनों का प्लस करते हैं, ये Z1 माइनस Z2 कॉन्जुगेट और Z2 माइनस Z3 और Z3 माइनस Z2। लेफ्ट हैंड साइड में ये, तो राइट हैंड साइड में क्या बनेगा देखिए, a स्क्वायर 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1 अपॉन Z2 माइनस Z3 प्लस 1 अपॉन Z3 माइनस Z। अब ये सभी कैंसिल हो जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 0। अब k स्क्वायर को 0 से डिवाइड कर दे तो 0 मिला। तो आपको एक स्टैंडर्ड कंडीशन मिली Z1 माइनस Z2 प्लस 1 अपॉन Z2 माइनस Z3 प्लस 1 अपॉन Z3 माइनस Z1 इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में ये कंडीशन बनेगी। ठीक है, चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दूसरी कंडीशन जल्दी से, फिर उस पर बेस्ड जो प्रैक्टिस है वो हम लोग कल करेंगे। अभी मैं एक दूसरी कंडीशन बता देता हूँ, उस पर बेस्ड जो प्रैक्टिस है वो कल करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। दूसरी कंडीशन देखिए, अब देखिए मैं कल आपसे ही पूछूंगा एक तो ये कंडीशन, और अभी बता रहा हूँ क्योंकि उस पर बेस्ड प्रैक्टिस भी करनी है। अब देखिए मैंने क्या किया, इस BC को रोटेट किया 60 डिग्री एंगल पे, तो AB मिला, AB मिला है। तो रोटेशन थ्योरम से मुझे AB मिला है, तो ये मिला है मुझे Z1 माइनस Z2 अपॉन किसको रोटेट करने से, BC को, मतलब Z3 माइनस Z2 को इक्वल टू, अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड मॉडुलस तो इक्वल ही होगा, Z1 माइनस Z2 मॉडुलस अपॉन Z3 माइनस Z2 मॉडुलस, और e रेज़ टू आयोटा थीटा की जगह π/3 लिखता हूं क्योंकि ये 60 डिग्री एंगल से रोटेट हुआ। अब ये तो इक्वल हुआ, कैंसिल हो गया, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 इक्वल टू e रेज़ टू आयोटा π/3। चलो कंडीशन 1, दूसरी कंडीशन। अब ये वाली लाइन इसको 60 डिग्री से रोटेट करने से AC मिला है, ध्यान देना AC मिला है AB को रोटेट करने से, जो मिला होता है वो डिनोमिनेटर, ये बन जाएगा Z3 माइनस Z1 अपॉन किसको रोटेट किया है, Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1, दोनों का मैग्नीट्यूड फिर वही Z3 माइनस Z1 मॉडुलस अपॉन Z3 माइनस Z2 माइनस Z1 मॉडुलस e रेज़ टू आयोटा π/3। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इक्वल टू e रेज़ टू आयोटा π/3।
अब देखिए ये भी e रेज़ टू आयोटा पाई बाय 3 है और ये भी e रेज़ टू आयोटा पाई बाय 3, दोनों को इक्वल करें तो आपको क्या मिलेगा, z1 माइनस z2 फॉर z3 माइनस z2 इक्वल टू z3 माइनस z1 फॉर z2 माइनस z1। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो z1 माइनस z2 इंटू z2 माइनस z1 इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा z3 माइनस z1 और z3 माइनस z2। जब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक कंडीशन मिलेगी z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इक्वल टू z1 z2 प्लस z2 z1 प्लस z3 z1, z2 z3 और z3 z1। ये कंडीशन है इक्विलैटरल ट्रायंगल की, जो आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन। इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में ये दो कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर तीनों वर्टेक्स तीन कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं z1 z2 और z3 से, तो ये दो कंडीशन होती है इस केस में। अब इस पर बेस्ड जो प्रैक्टिस है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आज के लिए इतना।